Good morning, students. Today's lecture is based on gastrulation part 2. Part 1 we have already discussed, in which we discussed about the important characteristics of gastrulation and the types of morphogenetic movements. Since your second topic of gastrulation is concerned with comparative account, कंपैरेटिव अकाउंट का मतलब है स्टूडेंट्स कि आपको सारे वर्टिब्रेट्स में, दैट इज़ राइट फ्रॉम फिशेस टू मैमल्स, आपको गैस्ट्रुलेशन पढ़ना है. उनमें क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं और कैसे डिफरेंट होता है गैस्ट्रुलेशन फिशेस से लेके मैमल्स तक, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं. बिकॉज स्टूडेंट्स एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज़ में एम्फीबियंस को मॉडल की तरह यूज़ किया जाता है. मैक्सिमम एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं वो एम्फीबियंस पे की गई हैं. इसलिए आज हम गैस्ट्रुलेशन इन फिशेस न स्टार्ट करके सबसे पहले एम्फीबियन गैस्ट्रुलेशन को समझेंगे. तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंटायरली बेस्ड ऑन दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू एम्फीबियन gastrulation. Now, the first point that you have to remember is that कि sperm की entry कौन से point से होती है. sperm enter कौन से point से करता है. That is most important point because sperm जहाँ से enter करता है students, वो mark करता है ventral side. स्पर्म जहाँ से एंटर करेगा दैट विल मार्क दी वेंट्रल साइड, और उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट 180 डिग्री ऑपोजिट जो होता है वो डॉर्सल साइड होता है. यू हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स दिस डॉर्सल साइड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. डॉर्सल साइड को याद रखिएगा गैस्ट्रुलेशन में बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपको रिमेंबर करना है कि कॉर्टिकल रोटेशन होता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म रोटेशन. स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म जो होता है वो दो में डिफ्रेंशिएटेड होता है. वन इज सेंट्रल साइटोप्लाज्म एंड वन द अदर इज पेरिफेरल साइटोप्लाज्म. जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है उसी को ही हम कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म कहते हैं. ये जो कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म होता है ये 30 डिग्री रोटेट करता है विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल साइटोप्लाज्म. अब जो आपका सेंट्रल साइटोप्लाज्म होता है वो इनर ग्रे साइटोप्लाज्म कहलाता है. जब ये कॉर्टिकल रोटेशन होता है तो ये इनर ग्रे साइटोप्लाज्म मार्जिन पे आ जाता है, और जहाँ जिस मार्जिन पे डॉर्सल साइड की जिस एरिया में ये सेंट्रल ग्रे साइटोप्लाज्म मार्जिन पे आया उस एरिया को हम ग्रे क्रिसेंट कहते हैं. सो यू हैव टू नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड जो आया गैस्ट्रुलेशन इन एम्फीबियंस का वो है ग्रे क्रिसेंट. ग्रे क्रिसेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स? क्योंकि गैस्ट्रुलेशन बिगिंस इन द ग्रे क्रिसेंट एरिया. ग्रे क्रिसेंट एरिया में ही गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है. अब आपको समझ में आ गया कि ये ग्रे क्रिसेंट होता क्या है स्टूडेंट्स. ग्रे क्रिसेंट वो एरिया है जहाँ पे इनर ग्रे साइटोप्लाज्म जो था वो मार्जिन पे आ गया, और ये भी डॉर्सल साइड पे ही होता है. अब दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है दैट इज ड्यूरिंग ब्लास्टुला अ कैविटी इज फॉर्म विच इज़ नोन एज ब्लास्टोसील. Now why this blastocele is important and why this cavity is formed students? क्योंकि इस ब्लास्टोसील के दो मेजर फंक्शंस होते हैं. जो फर्स्ट मेजर फंक्शन होता है ब्लास्टोसील का वो होता है सेल माइग्रेशन. जो ब्लास्टोसील है इट हेल्प्स इन सेल माइग्रेशन ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन. जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होती है उसमें ये हेल्पफुल होता है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है इसका
ब्लास्टोसील का वो ये है कि प्री मैच्योर यानी बिफोर टाइम जो भी सेल सेल इंटरैक्शंस हों उसको ये प्रिवेंट करता है। ब्लास्टुला के दौरान ये कोई भी सेल इंटरैक्शन नहीं होने देता है। नीचे के और ऊपर के जो सेल्स होते हैं उनको अलग अलग करता है ये ब्लास्टोसील, बिकॉज स्टूडेंट सेल सेल इंटरैक्शन जो है दैट शुड हैपन ओनली ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। So the vegetal cells which are destined to form endoderm are not allowed to contact ectodermal cells. Ectodermal cells जो skin और nerves बनाएंगे उनसे जो endodermal vegetal cells हैं वो contact नहीं कर पाते because of blastocele. दूसरा important बात आपको याद रखना है कि cell adhesion molecules जिन्हें हम कहते हैं cadherins. Cadherins keep the cleaving blastomeres together. You have to remember what is cadherin. Cadherin वो मॉलिक्यूल होते हैं जो क्लीवेज के दौरान सिक्रीट होते हैं, क्योंकि गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो मॉलिक्यूल सिक्रीट होते हैं दे आर डिफरेंट। कैडरेंस वो मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्लास्टुला के दौरान सिक्रीट होते हैं और वो सेल्स को एडहर करते हैं, जोड़े रखते हैं। इसी वजह से ब्लास्टुला के दौरान कोई भी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट नहीं होती है। आगे हम देखेंगे कि गैस्ट्रुलेशन के दौरान डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर सिक्रीटेड, डिफरेंट प्रोटीन्स आर सिक्रीटेड। नाउ वेयर डज द गैस्ट्रुलेशन बिगिन? Gastrulation is initiated on the future dorsal side of the embryo. डॉर्सल साइड ऑफ द एम्ब्रियो में गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट होता है और इस डॉर्सल साइड में भी कहाँ पे स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स? ग्रे क्रिसेंट रीजन की भी मार्जिनल जोन में। मार्जिनल जोन कहाँ होता है स्टूडेंट्स? यू हैव टू रिमेंबर कि मार्जिनल जोन वो एरिया है जो कि ब्लास्टुला के इक्वेटर पे होता है। इक्वेटर मतलब जहाँ पे एनिमल और वेजिटल हेमिस्फेयर्स मीट कर रहे हैं। जहाँ एनिमल और वेजिटल हेमिस्फेयर्स मीट कर रहे हैं डॉर्सल साइड पे ग्रे क्रिसेंट एरिया में, वहाँ पे मार्जिनल जोन होता है। तो एग्जैक्ट पोजीशन जहाँ पे गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ इन द मार्जिनल जोन एरिया। द मार्जिनल जोन एरिया में ही गैस्ट्रुलेशन क्योंकि स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट मूवमेंट जो होती है गैस्ट्रुलेशन की वो कौन सी होती है स्टूडेंट्स? दैट इज़ इन्वेजिनेशन। तो फर्स्ट मूवमेंट आपकी हुई गैस्ट्रुलेशन में इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन की वजह से जो मार्जिनल जोन के सेल्स हैं वो बॉटल शेप बन जाते हैं और उनसे फिर आर्केंटेरॉन का बनना शुरू होता है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग क्लीवेज जब ब्लास्टुला बनती है the cavity is known as blastocele, whereas during gastrulation the cavity that is formed is known as archenteron. This archenteron will later on form the future alimentary canal. Now the next phase, the first movement that we had started was invagination, जो कि डॉर्सल साइड के ग्रे क्रिसेंट एरिया के मार्जिनल जोन में हुई थी। नाउ द सेकेंड मूवमेंट इज इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन ऑफ द मार्जिनल जोन सेल्स एंड along with involution animal cells undergo epiboly and they converge at the blastopore. Now a new word has arrived students, that is blastopore. What is this blastopore? This is also on the dorsal side. I have been emphasizing students कि आपको dorsal side of the embryo को याद रखना है because that is more important. सब कुछ dorsal side से ही शुरू हो रहा है तो इसलिए dorsal side पे याद रखिए. The dorsal lip of blastophore forms the organizer tissue of amphibian gastrula. What do you mean by the word organizer? Organizer एक वो टिश्यू होता है जो बाकी सारे टिश्यूज़ को इंस्ट्रक्ट करता है, उनको कमांड देता है कि आपको क्या ऑर्गन बनना है. सो ऑर्गेनाइज़र इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और ऑर्गेनाइज़र कौन है स्टूडेंट्स? डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, दैट इज़ द ऑर्गेनाइज़र.
एक और नेक्स्ट पॉइंट में हमने वर्ड लिखा है, दैट इज द न्यूकूप सेंटर. नाउ व्हाट इज दिस न्यूकूप सेंटर स्टूडेंट? न्यूकूप सेंटर भी डॉर्सल साइड पे ही होता है और वो ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करता है. ऑर्गेनाइजर सारे टिश्यूज़ को इंड्यूस करता है, मगर ऑर्गेनाइजर को कौन इंड्यूस कर रहा है स्टूडेंट्स? न्यूकूप सेंटर. अब आपके पास दो वर्ड्स आए हैं, टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आए हैं गैस्ट्रुलेशन में. पहला ऑर्गेनाइजर एंड सेकेंड न्यूकूप सेंटर. What is the difference between both? We are going to understand this. Newcoop center is also present on the dorsal side, but this Newcoop center जो कि dorsal side पे होता है, it is the dorsal most vegetal cells. ये सबसे नीचे के जो वेजिटल सेल्स होते हैं वो न्यूकूप सेंटर बनाते हैं, जबकि ऑर्गेनाइजर डॉर्सल साइड में मिडिल में होता है. पहला डिफरेंस. दूसरा डिफरेंस स्टूडेंट्स ये होता है कि न्यूकूप सेंटर इंड्यूसेस द ऑर्गेनाइजर, जबकि ऑर्गेनाइजर इंड्यूसेस ऑल अदर टिश्यूज. न्यूकूप सेंटर केवल ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करता है और ऑर्गेनाइजर सबको इंड्यूस करता है. दिस इज द सेकेंड डिफरेंस. द थर्ड डिफरेंस इज दैट न्यूकूप सेंटर में स्टूडेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, उनको बीटा कैटेनिन्स कहते हैं. यू आर MSc स्टूडेंट्स नाउ. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से प्रोटीन्स होते हैं जिनकी वजह से अलग अलग टिश्यूज़ बनते हैं, जिनसे अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं. तो जो आपका न्यूकूप सेंटर है उसमें बीटा कैटेनिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि जो ऑर्गेनाइजर है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. नेक्स्ट, न्यूकूप सेंटर से सिर्फ एंडोडर्मल सेल्स ही बनते हैं, जबकि ऑर्गेनाइजर डॉर्सल मीजोडर्मल सेल्स बनाता है. ये डॉर्सल मीजोडर्म क्यों इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स? बिकॉज दिस डॉर्सल मीजोडर्म विल फॉर्म द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनती है. और आपको पता है कि ब्रेन एंटीरियर एंड पे होता है, यानी अब एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस भी मार्क हो गई एम्ब्रियो की. सो स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन जितनी भी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स हो रही हैं, इन मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स की वजह से 3 बॉडी लेयर्स बनी और 3 बॉडी एक्सिस बनी. अब ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कितने टाइप की होती हैं स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा था पिछली क्लास में एपिबोली. एपिबोली मीन्स एक्सटेंशन ऑफ द एक्टोडर्मल सेल्स. उसके बाद एम्बोली. एम्बोली का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? इसमें सारी मूवमेंट्स आती हैं, इन्वेजिनेशन, इन्वॉल्यूशन, इंग्रेशन, डिलैमिनेशन, ये सारी मूवमेंट्स एम्बोली में आती हैं. एम्बोली में क्या होता है स्टूडेंट्स? एंडोडर्मल एंड मीजोडर्मल सेल्स जो होते हैं उनका मूवमेंट होता है. मीजोडर्मल सेल्स आर ब्रॉट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्मल सेल्स आर ब्रॉट टू द इनसाइड ऑफ द एम्ब्रियो. इसके अलावा ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन एम्ब्रियो में कन्वर्जेंस एंड एक्सटेंशन होता है. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड्स कन्वर्जेंस एंड एक्सटेंशन? स्टूडेंट, कन्वर्जेंस का मतलब होता है जब सेल्स एक लाइन पर कन्वर्ज हों. आगे आप गैस्ट्रुलेशन इन बर्ड्स एंड मैमल्स पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक का बनना. प्रिमिटिव स्ट्रीक के लिए सेल्स एक मिड पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, दैट इज़ कन्वर्जन. कन्वर्जन के बाद सेल्स में एक्सटेंशन होता है. एक्सटेंशन का मतलब होता है सेल्स जब एक मिड पॉइंट पे इकट्ठे हो गए तो वहाँ से या तो वो इंटीरियर डायरेक्शन में मूव करेंगे या पोस्टीरियर डायरेक्शन में. दैट इज़ एक्सटेंशन. दे आर गोइंग टू स्प्रेड फ्रॉम देयर. नाउ in gastrulation students, apart from these two important things, you have to remember that there is an organizer which in amphibian is the dorsal lip of blastopore, and also there is a Newcoop center. Now because in gastrulation 3 germ layers and a cavity archintron is formed, so 3 body axes are marked. How these 3 body axes are marked students? I have been telling you
कॉन्स्टेंटली कि ये जो 3 बॉडी एक्सिस मार्क होती हैं ये किसकी वजह से मार्क होती हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन सिक्रीट हो रहे हैं स्टूडेंट्स। आपको ये याद रखना है कि न्यूक्लियस सेंटर में जो प्रोटीन था दैट वाज बीटा कैटेनिन, ऑर्गेनाइजर में जो प्रोटीन है दैट इज नॉगिन एंड कॉर्डिन प्रोटीन, नॉगिन एंड कॉर्डिन प्रोटीन। जो एंटीरियर हेड रीजन में प्रोटीन है दैट इज सेरिब्रस प्रोटीन। जो लेफ्ट राइट एक्सिस सबसे लास्ट में मार्क होती है उसके लिए जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है नोडल प्रोटीन। यू हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स कि इन प्रोटीन का जो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होता है या इनके जो ग्रेडियंट्स होते हैं ये मार्क करते हैं पर्टिकुलर रीजन ऑफ द एम्ब्रियो। और जैसे ही एक पर्टिकुलर रीजन एम्ब्रियो का मार्क होता है, जैसे इंटीरियर रीजन, डॉर्सल रीजन, लेफ्ट रीजन, उसके ऑपोजिट साइड पे ऑटोमेटिकली उसका सिस्टर रीजन मार्क हो जाता है। यानी अगर लेफ्ट रीजन मार्क हो गया तो राइट हैंड साइड उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड रीजन कैसे मार्क होता है, क्योंकि जहाँ पे एम्ब्रियो में नोडल प्रोटीन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा वो लेफ्ट रीजन मार्क हो जाएगा। जहाँ पे सेरिब्रस प्रोटीन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा वो एंटीरियर एंड मार्क हो जाएगा। अगर सेरिब्रस प्रोटीन का कंसंट्रेशन जहाँ सबसे कम है तो वो क्या मार्क हो जाएगा, पोस्टीरियर एंड। उसी तरीके से हमने बताया कि ऑर्गेनाइजर और न्यूक्लियस सेंटर दोनों ही डॉर्सल साइड पे हैं, बट हाउ दे आर डिफरेंट, क्योंकि न्यूक्लियस सेंटर में केवल बीटा कैटेनिन प्रोटीन्स हैं और न्यूक्लियस सेंटर केवल ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करता है, जबकि ऑर्गेनाइजर सारे टिश्यूज़ को इंड्यूस करता है। अगर किसी एम्ब्रियो में से इफ़ यू रिमूव द ऑर्गेनाइजर then the embryo will not develop properly.